तो आज हम एक बहुत ही खास कहानी में उतरने वाले हैं, अल्फोंस डोडेट की द लास्ट लेसन। अब ये कहानी ना सिर्फ एक स्कूल की क्लास के बारे में नहीं है, नहीं, ये कहानी है भाषा की, हमारी अपनी पहचान की और उस पछतावे की जो हमें तब होता है जब कोई चीज़ हमसे हमेशा के लिए छिन जाती है। चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आज आखिरी बार हम अपनी ही भाषा सुन रहे हों। बस यही एक एहसास, यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है, इसकी इमोशनल बुनियाद है। ठीक है, तो कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। मतलब उस वक्त की दुनिया देखनी होगी जब ये कहानी लिखी गई थी। और ये हमें ले जाता है फ्रैंको प्रशियन युद्ध के दौर में। तो बात है साल 1870-71 की। फ्रांस और प्रशिया के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। प्रशिया, जिसे लीड कर रहे थे बिस्मार्क, वो ये जंग जीत गया। और पता है, इस एक जीत ने न सिर्फ यूरोप का नक्शा बदला, बल्कि इस कहानी के हर किरदार की किस्मत भी हमेशा के लिए बदल दी। और देखिए युद्ध का नतीजा क्या हुआ। फ्रांस को अपने दो बहुत जरूरी इलाके एल्सास और लोरेन प्रशिया को देने पड़े। और फिर बर्लिन से आया एक फरमान, एक ऑर्डर, जिसने वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी पहचान, सब पर सीधा हमला कर दिया। अब कहानी में हमें तीन मेन किरदार मिलते हैं। सबसे पहले है फ्रांस, एक छोटा सा स्कूली बच्चा जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहा है। फिर है एम हैमिल, एक टीचर जो पिछले 40 सालों से, सोचिए 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। और आखिर में है हाउजर, गांव के एक बुजुर्ग जो एक तरह से पूरे गांव के पछतावे का चेहरा बनकर सामने आते। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस के साथ। एक सुबह वो स्कूल के लिए निकला है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे महसूस होने लगता है कि यार आज कुछ तो गड़बड़ है, कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। उस सुबह फ्रांस के मन में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से टीचर एम हैमिल का डर सता रहा था, क्योंकि उन्हें पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछने थे और फ्रांस को कुछ नहीं आता था। उसका मन तो कर रहा था कि क्लास बंक मार दे। और फिर रास्ते में उसने प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए भी देखा, जो इस बात की सीधी सीधी निशानी थी कि अब यहाँ किसका राज। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसकी नज़र बुलेटिन बोर्ड पर पड़ी, जिसके आसपास खूब भीड़ जमा थी। अरे, यही तो वो बोर्ड था जिससे पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें आ रही थीं, कभी जंग हारने की तो कभी कोई नया हुक्मनामा। फ्रांस ने भी सोचा, भाई अब क्या हो गया। अच्छा, नॉर्मली स्कूल में कैसा माहौल होता था? खूब चहल पहल, हल्ला गुल्ला, डेस्क के खुलने बंद होने की खटपट, बच्चों के एक साथ लेसन दोहराने की आवाजें, इतनी कि सड़क तक सब सुनाई देता था। पर आज सब कुछ एकदम उल्टा था। स्कूल में एक अजीब सा, गहरा, बेचैन कर देने वाला सन्नाटा था। न कोई शोर, न कोई हलचल, बिल्कुल शांत। इतना सन्नाटा मानो जैसे आज संडे की सुबह हो, छुट्टी का दिन हो। और यही खामोशी फ्रांस के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। तो अब चलते हैं क्लासरूम के अंदर, और फ्रांस को वहां जो देखने को मिलता है वो बाहर की खामोशी से भी कई ज्यादा हैरान करने वाला था। यहीं पर एम हैमिल वो ऐलान करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। क्लास में घुसते ही फ्रांस को 2 चीजें एकदम अजीब लगी। पहली, एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छे, सबसे खास कपड़े पहने हुए थे। अपना वो हरा कोट और सिल्क की टोपी जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहनते थे। और दूसरी अजीब बात, क्लास के पिछली बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थीं, आज गांव के बड़े बुजुर्गों से भरी हुई थी। और फिर एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और एक बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहते हैं, मेरे बच्चों, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। बस इन शब्दों ने जैसे पूरी क्लास में वक्त को ही रोक दिया। वो आगे बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया जर्मन टीचर कल ही आ रहा है। और बस उसी पल फ्रांस को सब समझ में आ गया कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर थी और क्यों आज स्कूल में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था। इस एक ऐलान के बाद जानते हैं क्या हुआ? क्लास का पूरा माहौल ही बदल गया। वो अब सिर्फ एक क्लास नहीं थी, वो एक इमोशनल सफर बन गई। एक ऐसा सबक जिसने वहां मौजूद हर इंसान को अपनी भाषा की असली कीमत समझाई। फ्रांस के लिए तो ये जैसे एक बिजली का झटका था। अचानक उसे अपनी वो किताबें, वो ग्रामर, वो हिस्ट्री जो हमेशा एक बोझ लगती थी, वो अब उसे अपने पुराने दोस्तों की तरह लगने लगी। ऐसे दोस्त जिनसे वो बिछड़ने वाला था।
और उसके दिल में एक गहरा पछतावा भर गया कि काश उसने अपनी भाषा को सीखने में थोड़ा और ध्यान दिया होता। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात होती है। एम हैमिल इसका दोष अकेले फ्रांस को नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं कि इस लापरवाही के लिए हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। माता पिता जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर भेजा, खुद फ्रांस जैसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई से भागते रहे और वो खुद को भी नहीं बख्शते। वो मानते हैं कि उन्होंने भी तो कभी कभी मछली पकड़ने के लिए बच्चों की छुट्टी कर दी थी। और फिर एम हैमिल वो बात कहते हैं जो इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ भाषा है और हमें इसे बचाकर रखना होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब तक मानो उनकी जेल की चाबी उन्हीं के पास होती है। मतलब भाषा सिर्फ बातचीत का तरीका नहीं है, वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा वजूद है। चलिए अब हम कहानी के सबसे भावुक, सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उस आखिरी फ्रेंच क्लास के आखिरी यादगार पलों की ओर। उस आखिरी घंटे में तो जैसे जादू हो गया था। जब एम हैमिल ने ग्रामर पढ़ाई तो फ्रांस को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा था। जब लिखने की बारी आई तो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही आवाज थी, कागज पर कलमों के चलने की खरोच। हर कोई इतने ध्यान से लगा हुआ था मानो वो उस आखिरी क्लास के हर एक सेकंड को अपनी यादों में हमेशा के लिए सहेज लेना चाहता हो। और ठीक उसी वक्त जैसे ही चर्च की घड़ी ने दोपहर के 12 बजाए, खिड़की के बाहर से प्रशियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज गूंज उठी। ये आवाज एक कड़वी हकीकत की तरह थी, एक ऐलान कि ये क्लास खत्म हो चुकी है और अब एक नया, एक पराया दौर शुरू हो गया है। एम हैमिल अपनी जगह से खड़े हुए। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहते थे पर इमोशंस के तूफान ने जैसे उनका गला ही पकड़ लिया। वो बोल नहीं पाए। उन्होंने बस एक चौक उठाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, वे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। और बस बिना एक शब्द कहे उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया। क्लास खत्म हुई। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? हम सब अक्सर अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसे बहुत हल्के में लेते हैं। पर यह कहानी एक रिमाइंडर है कि हमारी जुबान सिर्फ कुछ शब्द नहीं, हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है, हमारी आज़ादी की चाबी है। तो क्यों ना एक पल रुककर हम सब सोचें, हमारी भाषा हमारे लिए क्या मायने रखती है।